हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टपली। आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th की सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज़ अ चैप्टर रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. He was born in 1925 and died on 11th of February 2006. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो चैप्टर है, इसमें एक साइंटिस्ट हैं रिचर्ड एवराइट. रिचर्ड एवराइट के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है. चलिए देखते हैं क्या इसमें दिया गया है और क्या डिटेल हमको रिचर्ड एवराइट के बारे में पता चलती है. रिचर्ड एवराइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. रिचर्ड एवराइट जो हैं उनको 2 अवार्ड मिले. द शर्ल स्कॉलर अवार्ड इनको जो मिला वो बायोकेमिस्ट्री के लिए मिला. शेयरिंग प्लो अवार्ड जो मिला वो मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए मिला. और यह उनका आकर्षण ही था तितलियों की प्रति, जिसने उनके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रीड एंड फाइंड आउट. हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ. कि एक किताब जो है रिचर्ड एवराइट के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट कैसे बन जाती है. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम. उसकी माता जी उसकी सहायता कैसे करती थी. ये 2 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर. एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 साल की उम्र में एक पूर्व स्वयंसेवक ने पूरे साइंस मीन्स साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरे विज्ञान जगत को एक सिद्धांत से आश्चर्यचकित कर दिया, रोमांचित कर दिया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं. रिचर्ड एच एवराइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एच एवराइट और उनके जो कॉलेज रूममेट जो उनके सहपाठी थे, कॉलेज में उनके साथ में रहते थे, दोनों लोगों ने एक सिद्धांत का वर्णन किया. इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, एक लेख में, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश किया गया था. इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. मतलब ये पहली बार था कि ये विज्ञान का जो जर्नल था, जर्नल एक प्रकार का न्यूज़पेपर होता है जो वीकली आता है, महत्वपूर्ण जो साइंटिफिक जर्नल था, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स का कुछ छपा था. इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15. और खेलों में ये वैसे ही था जैसे 15 साल की उम्र में एक बड़ा लीग, बड़ा काम किया जाता है. एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. और अपने पहली ही पारी में बैटिंग करते हुए एक अतिरिक्त रन को बनाना. फॉर रिचर्ड एवराइट, चूँकि रिचर्ड एवराइट के लिए इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. रिचर्ड एवराइट के लिए पहली बार उनके उपलब्धियों की श्रृंखला में ये पहला था, विज्ञान में एंड अदर फील्ड्स और दूसरे क्षेत्रों में. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये सब कुछ शुरू हुआ तितलियों के साथ. An only child, एवराइट grew up north of Reading, पेंसिल्वेनिया. एक अकेले बच्चे एवराइट जो थे वो पेंसिल्वेनिया, रीडिंग जो स्थान है पेंसिल्वेनिया में, उसके उत्तर में पले बड़े हुए. देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. वो कहते हैं कि वो वहाँ बहुत कुछ तो नहीं कर सकते थे. आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. और वो कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से ना तो एक फुटबॉल की टीम से और ना ही एक बेसबॉल की टीम से खेल सकता था. बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू. लेकिन एक चीज़ थी वहाँ पर जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना. सो ही डिड, इसीलिए उन्होंने वैसा ही किया. एंड
डिड ही एवर, और उन्होंने हमेशा ही वही किया। वैगनिंग इन किंडरगार्टन अवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, मतलब किंडरगार्टन जिसको हम केजी क्लास कहते हैं, केजी क्लास की शुरुआत से ही अवराइट ने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय के साथ में, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जिसने उनके सारे क्रियाकलापों पर प्रभाव डाला, उसका प्रश्न चिन्ह मिलता है। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, उन्होंने रॉक्स मतलब चट्टानों मतलब पत्थरों को भी इकट्ठा किया, फॉसिल्स जीवाश्म को भी इकट्ठा किया, एंड कॉइन्स और सिक्कों को भी इकट्ठा किया। ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और वो एक बहुत ही उत्सुक खगोल शास्त्री भी बने, और कभी कभी वो पूरी रात तारों को ताकते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, मतलब शुरुआत से ही उनके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, मतलब कुछ करने की जिज्ञासा थी, विद अ ब्राइट माइंड मतलब एक उज्जवल दिमाग के साथ। ही आल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी एक माता भी जी थी जो लगातार उनकी रुचि को सीखने में बढ़ाती थी, उसे प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें छोटी छोटी यात्राओं पे लेके जाती थी। वॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स, और उनके लिए वो उनको ख़रीद के देती थी टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरी चीज़ें। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत से अलग तरीक़ों से भी उनकी मदद करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उनकी माता जी कहती हैं कि मैं ही मात्र उसकी अकेली साथी थी जब तक उसने स्कूल जाना नहीं शुरू किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद में उसके घर पर ही मैं दोस्त होती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम लोग चीज़ों को एक साथ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। रिची एवराइट का निकनेम है। उसके बारे में उसकी माताजी कहती हैं कि रिची ही जो है वो मेरा पूरा जीवन था, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद में, जब रिची थर्ड ग्रेड में था। इस बात को ध्यान रखना है कि थर्ड ग्रेड में जब रिची था, मतलब रिचर्ड एवराइट जब थर्ड ग्रेड में थे तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वह और उनका पुत्र अक्सर लगभग सारी शाम जो है डाइनिंग रूम में टेबल पर ही गुजारते थे। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड। उसकी माता जी कहती है अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए तो मैं उसके लिए काम तलाशती थी, कोई फिजिकल वर्क नहीं, शारीरिक वर्क नहीं, जबकि लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखने वाला काम। ही लाइक्ड इट, उसे ये पसंद भी था। ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी तो। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसको स्कूल में टॉप ग्रेड्स मिलते थे, मतलब वो फर्स्ट रैंकर होता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर से। उसकी माता जी कहती है ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, मतलब वो हर रोज़ जो चीज़ें होती थी, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वो दूसरे बच्चों के समान ही होता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। एवराइट जो है जब तक वो सेकेंड ग्रेड में पहुँचे, बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड में पहुँचे, तो एवराइट ने अब तक 50 प्रकार की 25 प्रकार की प्रजातियों की तितलियां पकड़ ली थी अपने होम टाउन के इधर उधर से। ये जो 25 टाइप की उन्होंने पकड़ी हैं तितलियां, उनके नाम दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said.
अब राइट कहते हैं शायद वो मेरा बटरफ्लाई कलेक्शन का अंत ही था, मतलब तितलियों को इकट्ठा करने का मेरा अंत ही था। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क द 10th। लेकिन फिर उनकी माता जी उनके लिए एक बच्चों की किताब लेके आती हैं जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क द 10th। दैट बुक, वो किताब, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। जिस किताब में ये बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका को क्यों माइग्रेट करती हैं, कैसे माइग्रेट करती हैं। ओपन द वर्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंग कलेक्टर। और उस किताब ने उस युवा उत्सुक कलेक्टर के लिए, इकट्ठा करने वाले के लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. At the end of the book, किताब के अंत में एक इनविटेशन छपा हुआ था जिसमें लिखा था रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। बटरफ्लाई माइग्रेशंस क्यों करती हैं इस बात का अध्ययन करने के लिए उसमें रीडर्स को इनवाइट किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक आक्वेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। और वो जो इनविटेशन था वो डॉक्टर फ्रेडरिक आर्कवर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के थे प्रोफेसर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसमें इनविटेशन जो प्रिंट करवाया था उस इनविटेशन में अपने रीडर्स से कहा था कि वो मदद करें, जो तितलियां जो माइग्रेट कर रही हैं उनका स्टडी करने के लिए मदद करें, और वो क्या करें, वो बटरफ्लाइज को टैग करके उनके पास रिसर्च के लिए भेजें, शोध करने के लिए भेजें। Abright's mother wrote to Dr. Ackworth, and soon Abright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. अब्राइट की माताजी ने डॉक्टर अकवर्थ को पत्र लिखा और जल्दी ही अब्राइट जो थे वो उन्होंने बहुत हल्के एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, और मोनार्क्स जो थी उनकी तितलियों को टैग करके भेजने लगे। वो मोनार्क्स तितलियों के पंखों को टैग करके भेजने लगे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर अकवर्थ। और उसमें वो ये भी लिख देते थे कि जिस किसी को भी ये टैग्ड बटरफ्लाई मिल जाए was asked to send the tag to डॉक्टर अकवर्थ। उससे कहा गया था कि वो ये टैग जो है उसे डॉक्टर अकवर्थ के पास आगे फॉरवर्ड कर दे, भेज दे। The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer। और बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो तितलियों को पकड़ने का जो ऋतु थी वहाँ पर रीडिंग के आसपास में जिस स्थान पे वो रहते थे वहाँ 6 सप्ताह तक रहती थी लेट समर, मतलब उतरती हुई गर्मी में। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अगर आप एक एक करके तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं या पकड़ने वाले हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर अब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसीलिए अब्राइट का जो अगला स्टेप था, अगला कदम था, वो पूरे के पूरे तितलियों के झुंड को ही पकड़ना था। टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज मतलब तितलियों का जो झुंड है उसे पालना ही था। रेज मीन्स पालना भी होता है, पालन पोषण करना। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। वो क्या करते थे, वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे। टेक हर एग्स, वो अंडे देती थी। एंड रेस देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और वो उनके अंडों को अपने बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में उन अंडों को क्या करते थे, पोषित किया करते थे, उनका पालन पोषण करते थे उनके लाइफ साइकिल के थ्रू। लाइफ साइकिल जो उनका अपना जीवन चक्र था। फ्रॉम एग्स and raise them in basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। और वो जो तितलियाँ मोनार्क तितलियाँ थी वो अंडे देती थी, अंडे से वो कैटरपिलर बनता था, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई बनती थी उनके घर के बेसमेंट में। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, और तब वो बटरफ्लाइज के पंखों को टैग करते थे एंड लेट देम गो, और फिर उन्हें छोड़ देते थे। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। और कई सालों तक जो उनके घर का बेसमेंट था
वो हजारों मोनाक्स का अलग अलग जीवन अवधि में अलग अलग विकसित होने की स्टेजेस में अलग अलग विकास की स्थितियों में एक घर बना हुआ था। अब आपका ये देखिए चार्ट दिया हुआ, चार्ट में बताया गया है कि उन्होंने 6 वीक्स में कितनी तितलियों को पकड़ा और किस प्रकार की। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो ये आपका दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Albright said. Albright कहते हैं अंततः हमारी जो इंटरेस्ट थी, जो हमारी रुचि थी बटरफ्लाइज को टैग करने की, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि ये उनको बड़ा उबाऊ काम लगने लगा था। देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, क्योंकि कोई उनको बहुत ज़्यादा प्रतिपुष्टि उसके बारे में कोई फीडबैक नहीं मिलती थी। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड ओनली 2 बटरफ्लाइज। मतलब सारा समय मैंने ऐसे किया, वो हंसते हुए कहते हैं, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। मतलब जिन बटरफ्लाइज के पंखों को उन्होंने टैग किया था उनमें से मात्र 2 को इन्होंने पकड़ पाया दोबारा। एंड दे वर नॉट मोर दैन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो कहते हैं कि जहाँ पर मैं रहता था वहाँ से वो 75 मील से ज़्यादा दूर पे नहीं थी, उतनी ही दूरी में उन्होंने उसे पकड़ लिया। देखिए फर्स्ट सेगमेंट ओवर हुआ, तो पहले जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे इससे। सेकेंड सेगमेंट है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। और जब साइंस फेयर में एवराइट को कुछ नहीं मिलता, कुछ जब वो जीत नहीं पाते हैं, तो वो वहाँ से क्या सीखते हैं, क्या सीख लेते हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। और उसके बाद में जब उनको 7th ग्रेड का जो साइंस फेयर था, काउंटी साइंस फेयर, जब उसमें वो कोई भी पुरस्कार नहीं मिलता उनको, वो नहीं जीतते हैं, तो उसके बाद में वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्या उनकी अपनी योजनाएं होती हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाती हैं। इन प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिल जाएगा इसी सेगमेंट में। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. काउंटी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जब वो 7th ग्रेड में थे तो उनको ये पता चला कि वास्तव में साइंस क्या है। When he entered a county science fair, जब वो काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको पता चला 7th ग्रेड में वास्तव में साइंस क्या है। अनलॉस्ट, और वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Albright said. Albright कहते हैं कि वास्तव में ये बहुत ही बुरा विचार था वहाँ पर खाली बैठना और कुछ भी ना मिलना, जबकि हर एक दूसरा व्यक्ति, प्रत्येक दूसरा व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसने जीता था। His entry was स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। 7th ग्रेड में एवराइट की जो एंट्री थी, जो एवराइट गए थे काउंटी साइंस फेयर में, तो उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स बनाई थी, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से दर्शाया था। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उनको ये एहसास हुआ कि जो वहाँ पर जीतने वाले पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, ना कि सिर्फ किसी चीज़ का नीट डिस्प्ले, मतलब एक सुंदर प्रदर्शन नहीं किया था। Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing. रिचर्ड एवराइट के अंदर हमेशा से एक प्रतिस्पर्धी भावना थी और जो उन्हें आगे बढ़ाया करती थी, उनके अंदर दिखती थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. उन्होंने कहा उन्हें पता था कि अगले साल के मेले के लिए, फेयर के लिए, उनको कुछ न कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क। और जो विषय मुझे सबसे ज़्यादा पता था वो वही था कि कीट पतंगों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जो काम मैं पिछले कई सालों से कर भी रहा था।
सो ही रोट टू डॉक्टर आर्कहर्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उन्होंने डॉक्टर आर्कहर्ट को कुछ विचारों के लिए लिखा। ऑन बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, और फिर वापस जो डॉक्टर आर्कहर्ट से रिप्लाई आती है उसमें ढेर सारे सजेशंस आते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, प्रयोग के लिए। Those kept Bright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. और वही जो विचार आते हैं, जो स्टैक ऑफ सजेशंस आता है एक्सपेरिमेंट के लिए, वो उनको बिजी रखते हैं ब्राइट को उनके हाई स्कूल में और फिर आगे के प्रोजेक्ट्स में भी, जो जिससे उनको प्राइज़ भी मिलता है काउंटी साइंस फेयर में भी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, उनके 8वें ग्रेड का प्रोजेक्ट जो था, एवराइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़। एवराइट ने कोशिश की थी एक वायरल डिजीज़ का कारण जानने की, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो प्रत्येक कुछ सालों में सारी मोनार्क कैटरपिलर को ख़त्म करती थी। उस वायरल डिजीज़ के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की। एवराइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, एवराइट को लगा कि जो ये डिजीज़ है वो बीटल के द्वारा फैलाई जा रही है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उन्होंने बीटल्स की उपस्थिति में कैटरपिलर को पालना पोषित करना शुरू कर दिया। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड, वो कहते हैं मुझे कोई वास्तविक परिणाम तो नहीं मिला, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे चला। वेंट अहेड का मतलब मैं आगे प्रयास करता रहा। आई शोड दैट, और दिखाया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने ये प्रयोग किया, उन्होंने ये साइंस फेयर में दिखाया। दिस टाइम आई वोन, और इस बार मुझे जीत हासिल हुई। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, और अगले साल का उनका साइंस फेयर प्रोजेक्ट जो था, साइंस फेयर की जो योजना थी वो थी टेस्टिंग द थ्योरी, सिद्धांत को चेक करना कि वाइस राय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, क्या वाइस राय जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, वो मोनार्क्स तितलियों को कॉपी करती हैं, नकल करती हैं उनकी। द थ्योरी वाज दैट वाइस रायज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू वर्ड्स, सिद्धांत ये था कि जो वाइस राय तितलियाँ हैं वो मोनार्क्स के जैसी दिखने लगती हैं उनको कॉपी करके, क्योंकि मोनार्क्स का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो चिड़ियों को अच्छा नहीं लगता। वाइस रायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू वर्ड्स, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वाइस राय जो तितलियाँ हैं उनका स्वाद चिड़ियों को बहुत अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ वर्ड्स डिनर, इसीलिए जितना ज़्यादा वो मोनार्क्स जैसी दिखती हैं वाइस रायज, उतना ही कम संभावित रूप से वो चिड़ियों का भोजन बनती है। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट वर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, एवराइट का जो वास्तव में उनका अपना प्रोजेक्ट था, उनकी अपनी जो योजना थी, वो ये जानने की थी कि क्या वास्तव में चिड़ियाँ मोनार्क्स को खाया करती थी। ही फाउंड दैट स्टर्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी वर्ड फूड, उनको पता चला कि जो एक स्टर्लिंग नाम की चिड़िया, स्टर्लिंग मतलब जिसको सारिका और मैना भी कहते हैं, वो जो चिड़िया है वो सामान्य चिड़ियों का भोजन नहीं करती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, और उसे जितनी भी मोनार्क तितलियाँ मिलती हैं वो उनको सबको खा जाती थी। Albright said later, research by other people showed that वायसरायज probably do copy the monarchs। Albright कहते हैं बाद में कि जो रिसर्च दूसरे लोगों के द्वारा की गई उसने ये दर्शाया कि वायसरायज probably do copy the monarch, कि वायसराय जो तितलियां हैं वो संभावित रूप से मोनार्क को कॉपी तो करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, और इस प्रोजेक्ट से उनको पहला स्थान मिला जूलॉजी खंड में। जूलॉजी खंड मतलब जो जीव विज्ञान के खंड में, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर में तीसरा स्थान। In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone।
और उसके अगले साल में दूसरे साल में हाई स्कूल के रिचर्ड एवराइट ने अपनी एक शोध अपना रिसर्च खोज शुरू की दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। जो रिसर्च उनको ले जाती है एक अननोन कीट पतंगों के हार्मोन की खोज की तरफ। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और अप्रत्यक्ष रूप से ये उनको ले जाती है कि न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, जो सेल्स कोशिकाओं का जीवन है उसके सिद्धांत की तरफ। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, और वो प्रश्न जिसका उन्होंने उत्तर जानने की कोशिश की वो बहुत ही साधारण था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 शाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो छोटे 12 गोल्ड स्पॉट्स थे, गोल्ड स्पॉट मतलब दो 12 सोने के रंग के सुनहरे रंग के जो स्पॉट्स थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर, उनका उद्देश्य क्या था, वो क्यों थे। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति ने ये मान लिया था कि जो स्पॉट्स हैं वो बस ऑर्नामेंटल हैं। ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी या आभूषण के रूप में है। बट डॉक्टर अकवर्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अकवर्ट ने ये विश्वास नहीं किया। To find the answer, Albright and another excellent science student first had to build a device। मतलब उसका उत्तर जानने के लिए एब्राइट और जो दूसरा बहुत ही अच्छा साइंस का स्टूडेंट था, विज्ञान का विद्यार्थी जो था, उनको सबसे पहले एक ऐसी डिवाइस बनानी पड़ी। डिवाइस एक ऐसी मशीन बनानी पड़ी दैट शोड, जिसने दिखाया दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। कि उस डिवाइस ने बताया कि जो उन स्पॉट से, गोल्ड स्पॉट से ऐसा हार्मोन निकल रहा है जो बटरफ्लाइज के पूरे डेवलपमेंट के लिए, पूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। This project won Albright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। इस प्रोजेक्ट से एवराइट को पहला स्थान मिलता है काउंटी साइंस फेयर में, और उनको एक प्रवेश मिल जाता है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। दे ही वोन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको जूलॉजी के लिए तीसरा स्थान मिलता है। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उनको वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का मौका भी मिल जाता है गर्मियों में। एज हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड एवराइट ने अपने आगे के एडवांस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा ऑन द मोनार्क प्यूपा पर, जो उनका अपना प्रोजेक्ट था उसे जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस साल जो उनका अपना प्रोजेक्ट था उसको पहला स्थान मिलता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उनको दूसरा अवसर मिल जाता है आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का गर्मियों के दौरान। इन हिज सीनियर ईयर, और उनके अपने आगे के सालों में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ही ग्रू शेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर and showed that the shells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अपने सीनियर सालों में उन्होंने देखा, एक कदम और आगे बढ़ाया, और उन्होंने बताया ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, उन्होंने एक कोशिका को डेवलप किया, बनाया मोनार्क विंग से, मोनार्क के पंख से। एंड शो दैट, और ये दिखाया कि द सेल्स वुड डिवाइड, जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाती है, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, और नॉर्मल बटरफ्लाई विंग एक तितली के पंख में बढ़ जाती हैं, विकसित हो जाती हैं स्केल्स, ओनली इफ, अगर जो मात्र दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, अगर जो हार्मोन गोल्ड स्पॉट से, मोनार्क पीपा के गोल्ड स्पॉट से निकलता है, वो अगर जो सिर्फ उनको फीड कराया जाए, उनको दिया जाए, उससे पोषित किया जाए, तो बटरफ्लाई विंग डेवलप हो सकता है।
दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और उस प्रोजेक्ट से पहला स्थान उनको मिलता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और आर्मी लेबोरेटरी में काम करते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में आर्मी लेबोरेटरी में काम करते हुए गर्मी मीन्स ही स्पेंड द समर, उन्होंने अपनी गर्मी गुजारी आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी में आगे का काम करते हुए उन्होंने गर्मियों में गुजारा। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में काम करते हुए। द फॉलोइंग समर, आगे की जो गर्मी थी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो फ्रेशमैन थे। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एब्राइट जो है वापस फिर वहीं पे जाते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी प्रयोगशाला थी वहाँ पर जाते हैं। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और हार्मोन पर और ज़्यादा वहाँ पर काम करते हैं फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जो गोल्ड स्पॉट से मिला था। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उस लेबोरेटरी के जो बहुत ही सौम्य इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका प्रयोग करते हुए वो पहचान पाया हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर वहाँ पर। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद में ड्यूरिंग इज जूनियर ईयर के दौरान एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, एब्राइट को उनका विचार मिला, मतलब उनको योजना आई उनके अपने नए सिद्धांत सेल जीवन के बारे में, सेल के मतलब कोशिका के जीवन के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, और ऐसा तब उनके दिमाग में आया जब वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फ़ोटोज़ को देख रहे थे। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़, जब उन्होंने उन फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका, एब्राइट चिल्लाया नहीं कहते हुए कि मैंने ये सब कर लिया और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव्ड दैट, जब बल्कि उनको ये विश्वास हुआ कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स मतलब जो कीट पतंगों का जो हार्मोन है उसके बारे में जो उनकी अपनी जानकारी है, द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, उन फोटोज़ ने उनको एक उत्तर दे दिया जो बायोलॉजीज पजल्स, जो जीव विज्ञान की बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं, पजल्स हैं, जो पहेलियां हैं, उनका एक उत्तर उनको मिल जाता है। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि एक कोशिका अपने ही डीएनए का ब्लूप्रिंट मतलब प्रतिलिपि को कैसे पहचान सकती है, पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, डीएनए जो होता है सेल कोशिका के न्यूक्लियस का एक पदार्थ होता है। दैट कंट्रोल्स हेरेडिटी, जो हेरेडिटी को कंट्रोल करता है, जो आनुवांशिकता को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये कोशिका के रूप और उसके कार्य को निश्चित करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार जो डीएनए है वो जीवन का ब्लूप्रिंट है, मतलब प्रतिलिपि है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये जेम्स आर वोंग, क्योंकि आपको नाम तो याद ही होना चाहिए। एब्राइट का जो स्कूल रूममेट है उसका नाम क्या है, जेम्स आर वोंग। एब्राइट और उनके जो कॉलेज के रूममेट थे जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, उन्होंने पिक्चर्स बनाते हुए पूरी रात गुजारी। एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए, टू शो, ये दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, कि कैसे घटित हो जाता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर, और उसके बाद में उन दोनों ने एक साथ में पेपर लिखा, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसने उस सिद्धांत को वर्णित किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, मतलब किसी को आश्चर्य नहीं था जो उनको जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, रिचर्ड एब्राइट जो थे उन्होंने हार्वर्ड से स्नातक की डिग्री प्राप्त की बड़े अच्छे ऑनर के साथ में, पूर्ण सम्मान के साथ में। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, मतलब 1510 बच्चों में दूसरे स्थान से। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एवराइट चले गए एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्चर के स्टूडेंट बनने के लिए। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी, अपने ही सिद्धांत को चेक करने के लिए प्रयोग करने शुरू कर दिए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. और वो कहते हैं अगर जो ये थ्योरी सिद्धांत सही सिद्ध हुआ तो ये एक बड़ा कदम होगा जीवन की क्रियाकलाप को समझने का। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और ये जो है वो हमको ये भी ले जा सकता है, It might also lead to new ideas. ये अवश्य नए विचारों की तरफ लेके जाएगा जो कैंसर जैसी कुछ बीमारियों को और कैंसर के कुछ टाइप्स को ख़त्म करने में, उन्हें रोकने में मदद करेंगी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब संभव हुआ क्योंकि एवराइट की जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी उसके कारण। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पीपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। उनके जो हाई स्कूल की खोज थी, जो उनका उद्देश्य था मोनार्क पीपा के गोल्ड स्पॉट्स को जानने का, उसने अंततः उनको ले जाके कर दिया उनकी अपने नई सिद्धांत पर, जो थी कोशिकाओं के जीवन के बारे में। Richard Everett has been interested in science since he first began collecting butterflies. रिचर्ड एवराइट को विज्ञान में बहुत पहले से ही रुचि थी जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि उनको दूसरे रुचियों के लिए टाइम न मिले। एवराइट आल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। एवराइट एक चैम्पियन डिबेटर भी थे एंड पब्लिक स्पीकर, वो एक पब्लिक स्पीकर भी थे एंड अ गुड कैनोइस्ट, और एक अच्छे कैनोइस्ट। कैनोइस्ट में किश्ती चलाने वाले। एंड आर अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और पूर्ण रूप से बाहरी व्यक्ति। आउटडोर्स पर्सन मतलब सब सारे काम करने वाले व्यक्ति। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट निपुण फोटोग्राफर भी थे, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो विशेष रूप से प्रकृति की और विज्ञान की प्रदर्शनियों की फ़ोटो निकालते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज अ स्ट्रेट आई स्टूडेंट, और हाई स्कूल में रिचर्ड एवराइट जो थे वो स्ट्रेट आई स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, क्योंकि सीखना, ए ग्रेड के वो स्टूडेंट थे क्योंकि सीखना उनके लिए सरल था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा को लगा दिया था डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब की तरफ। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उनको एक ऐसे व्यक्ति भी मिले जो उनकी प्रशंसा करते थे। रिचर्ड वेरर, हिज सोशल स्टडी टीचर। रिचर्ड वेरर जो कि उनके सामाजिक विज्ञान के टीचर थे, अध्यापक थे, एंड एडवाइज़र, और उनके एडवाइज़र भी थे दोनों क्लब्स के। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और उस समय मिस्टर वेरर जो थे उनके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे, पूर्ण मतलब हर तरीके की सलाह देने वाले व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एवराइट सेड। एवराइट कहते हैं कि उन्होंने मेरे नए विचारों की तरफ मेरे दिमाग को खोल दिया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। मिस्टर वेरर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा थोड़ा ज़्यादा प्रयास किया करते थे। What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other insect interests. जो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद थी और जो उनको बहुत पसंद करती थी वो रिचर्ड एवराइट के बारे में ये थी कि वो 3 से 4 घंटे रात में बैठकर उनसे डिबेट किया करते थे रिसर्च के बारे में। बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च, मतलब जो अपनी रिसर्च वो कर रहे थे तितलियों के बारे में और दूसरी अपनी इंटरेस्ट के बारे में, उसके अतिरिक्त 3 से 4 घंटे बैठकर उनसे रात में डिबेट किया करते थे। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। रिचर्ड जो थे वो प्रतिस्पर्धी थे लेकिन बुरे विचार से नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वर्णन किया, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज़। मतलब रिचर्ड जो थे वो इसमें सिर्फ रुचि नहीं लेते थे कि वो बस जीतना है जीतने के वास्ते या जीतना है प्राइज़ के लिए।
रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसके अतिरिक्त, इसकी अपेक्षाकृत वो जीतते इसलिए थे क्योंकि वो हमेशा अच्छा जॉब करना चाहते थे, जो जितना अच्छा वो कर सकते थे। फॉर द राइट रीजन्स ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और अच्छे कारणों से वो अच्छा ही बनना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और वही वैज्ञानिक बनाने में से एक उनके अंदर अंश था, इंग्रेडिएंट्स था। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, मतलब उज्ज्वल दिमाग के साथ शुरू किया उन्होंने। एंड ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा को जोड़ दिया। एंड मिक्स इन द विल टू विन, और उसमें मिक्स कर दिया जीतने की इच्छा को। फॉर द राइट रीजन्स, अच्छे कारणों के वास्ते। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एवराइट के अंदर ये का सारे गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क द 10th ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जब से उस बुक ने, जो किताब उनकी माता जी ने उनको ला के दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क द 10th, उसने विज्ञान का संसार उनके सामने खोल दिया था। और उनके पास ये क्वालिटीज़ तो थी, फर्स्ट रेट मतलब पहले दर्जे का दिमाग, जिज्ञासा भी थी, और जीतने की इच्छा, विल टू विन, अच्छे कारणों से जीतने की इच्छा। इस सारी चीज़ों ने, इन सारी क्वालिटीज़ ने उनको वैज्ञानिक बना दिया। रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एवराइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी खोने नहीं दिया, कभी उन्होंने नहीं खोया। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो चैप्टर पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।